थैंक यू वेरी मच जी। मेहताब हैदर वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर है। डॉक्टर साहब, ये मेरा प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और मैंने कुछ चंद क्रूशल बातें जो है वो इसमें आपके साथ जो है वो करनी है। सर, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। ये परसेप्शन क्यों है कि सी पैक जो है वो स्लो डाउन हो चुका है? देखिए, फर्स्ट फेज जो था वो चूंकि फंडेड था, सेकंड फेज फंडेड नहीं है। पहले फेज के लिए एक एनवेलप चाइनीज गवर्नमेंट ने दे दिया था कि जी इतने पैसे हैं, इतने डॉलर्स हैं। हमने अपनी 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 ख्वाहिशात दे दी कि जी हमें ये, उस वक्त एनर्जी का क्राइसिस था और मेरा ख्याल है उस वक्त की हुकूमत ने बिल्कुल ठीक किया कि उस एनर्जी के क्राइसिस को पूरा किया। वो एक अलग बात है कि निगोशिएट हम ठीक नहीं कर सके आईपीपीज के साथ, और कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस में बहुत से उसमें क्लॉजेस ऐसी हैं जिनको कि रीनिगोशिएट करना चाहिए, लेकिन एनर्जी का उन्होंने हमारा काम पूरा कर दिया। हमें रोड्स का एक नेटवर्क चाहिए था, वो उन्होंने बना दिया। ग्वादर पोर्ट चाहिए था, ग्वादर पोर्ट उन्होंने बना दिया। अब मेरा ख्याल, जाती ख्याल ये है कि बहुत सी चीजें ऐसी थी जिसपे कि हमारा अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं था। जैसे ग्वादर के केस को आप देख लीजिए, एक क्लासिकल केस स्टडी है ग्वादर की। ग्वादर पोर्ट बन गया, उसके साथ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनना थे। उस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए एक ईस्टर्न एक्सप्रेस वे जो है वो बननी थी, जो कि पोर्ट को उस जोन के साथ कनेक्ट करती। ये एक कंडीशन थी जो कि हमने पूरा करना थी। ये सिर्फ पिछले साल से शुरू हुई है, उससे पहले आप देखें कि 7-8 साल जाया हो गए, वो सड़क का एक टुकड़ा जो है वो नहीं बन सका। वहां पे दो जो थे 350 मेगावाट के, वो चाइना ने लगाने थे पावर स्टेशन। अभी भी वहां पे ग्वादर में बिजली जो है वो ईरान से आती है। आज तक नेपरा से उनका टैरिफ अप्रूव नहीं हो सका। हमने उनका टैरिफ अप्रूव नहीं किया। जब तक आपके वहां पे बिजली के पावर सेंटर नहीं लगेंगे, टैरिफ अप्रूव नहीं होगा। हम ये सोचे कि बहुत बड़ा पानी का इशू था, पानी के पानी उन्होंने और वो आपको पता है कि वो पोर्ट पे जो वाटर सैलिनाइजेशन प्लांट है वो लगा के बंद पड़ा है, क्योंकि अब उसको अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं थी। और हमारे जो सबसे बड़ी बात, उस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए जो टैक्स कंसेशन देनी थी, जो ड्यूटी कंसेशन देनी थी, वो पिछले बजट में अप्रूव हुई है 11 साल के बाद। वहां पे जो ट्रांसशिपमेंट, क्योंकि वो आपका मेन पोर्ट तो नहीं है जहां से मैन्युफैक्चर होकर चीजें जाएंगी, वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जिसपे के जहाज आएंगे, वो आके अपना सामान रीपैक करें, अनपैक करें, दोबारा से किसी और जगह लेके जाएं। हमारी ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी लास्ट ईयर जो है वो ड्राफ्ट आया है। तो मैं इशारा इस बात की तरफ करना चाह रहा हूँ कि जब हम सीपेक की बात करते हैं कि सीपेक शायद स्लो डाउन हो गया, तो वो स्लो डाउन शायद इसलिए हुआ कि हमने अपने तौर पे अपना जो होमवर्क था वो पूरा नहीं किया था। ये पिछले साल 1.5 साल में इस पे काम होना शुरू हुआ है। ना हमारा प्राइवेट सेक्टर तैयार है, जो आगे आपका जो फेज 2 है वो सारा बिजनेस टू बिजनेस है, प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर है, और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर। एक मुझे इजाजत दें, देखिए ना, ML1 जो है उससे की फंडिंग अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सकी, और इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के और प्रोजेक्ट्स भी हैं। देखिए, टोटल $46 बिलियन तो उन्होंने कमिट किए हुए थे ना, $30 बिलियन ऑलमोस्ट यूटिलाइज हो गए PMLN के जमाने में, या अभी अगर एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह से देखें, वो $16 बिलियन जो है, अगर उसकी यूटिलाइजेशन का हिसाब इनसे पूछा जाए PTI की गवर्नमेंट से, तो वो यूटिलाइजेशन नजर नहीं आती बुनियादी तौर पर। देखिए, ML1 पे आप जो रेलवे मिनिस्टर थे उस वक्त शेख रशीद साहब, उनके कंसर्न्स अगर थोड़ा सा ज़हन में सोचे, और यही वजह था कि उसको उस जमाने में स्केल डाउन किया गया था। उसकी जो एलोकेशन थी वो कम की गई थी, क्योंकि उस वक्त ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद जो लोकोमोटिव प्रोवाइडर्स थे उनके रेट्स जो थे उन्होंने बड़े एक्सपेंसिव रेट्स जो थे वो दिए थे। तो जैसा कि मैंने कहा कि जहां जहां पे आपकी निगोशिएशन कैपेसिटी बेहतर होगी, वहां पे आप उसको बेहतर निगोशिएट कर सकेंगे। होमवर्क जो है वो दोनों तरह से है। प्राइवेट सेक्टर का होमवर्क जो है वो अपने तरीके का है कि उन्होंने चाइनीज जो इंडिपेंडेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, उससे कैसे डील करना है। गवर्नमेंट की नेगोशिएशन कैपेसिटी अपनी जगह पे है कि वो कैसे बेहतर करने की जरूरत है। और वो JCC की मीटिंग ही नहीं हुई काफी अरसे से। देखिए, उसमें भी आप देखिए ना, तो वो भी अब क्रिटिसाइज हो गया कि एक तरफ हमने सीपैक अथॉरिटी बनाई, सीपैक अथॉरिटी बनाने के बाद उसका ऑर्डिनेंस जो है वो चूंकि अप्रूव नहीं हो सका, तो वो उसका INESA जो है वो लिम्बो में है। अब चूंकि वो लिम्बो में है, तो अब पहले तो ये था कि आपके पास एक फोकल अदारा था
प्लानिंग कमीशन जो था वो उसको बजाते खुद देख रहा था। अब एक सीपैक अथॉरिटी बन गई, सीपैक अथॉरिटी बनने के बाद वो उस तरीके से टेक अप नहीं हुई। अगर वो टेक अप नहीं होगी तो आपकी जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है वो उस तरीके से डिले हो जाएगी। और यहाँ पे भी अगेन हमें जो वे फॉरवर्ड में देखना होगा वो यही है कि कुछ बुनियादी इश्यूज ऐसे हैं जिसपे कि एक अपोजिशन के साथ अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगी हुकूमत को। और ये अपोजिशन को इसलिए जरूरी है इस पे बैठना, ये हुकूमत की कमजोरी नहीं समझा जाए। अपोजिशन को ये अंडरस्टैंडिंग लाना इसलिए जरूरी है कि अपोजिशन की डेफिनेशन जो होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वो होती है गवर्नमेंट इन वेटिंग। जब भी मौका मिलता है अपोजिशन को वो हुकूमत में होगी। और इसको अगर हम इन इश्यूज को, प्राइवेटाइजेशन के इशू को आप देख लें कि पीपल्स पार्टी के दौर से लेके नवीद कमर के दौर से लेके या इवन अगर शौकत अजीज के दौर में चले जाएं जिसमें हफीज शेख प्राइवेटाइजेशन को देख रहे थे, तो उस दौर से लेके अभी तक प्राइवेटाइजेशन जो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की वो आपकी पोलिटिकल जो बिकरिंग है उसका शिकार हुए जा रही है। तो हर हुकूमत को पता होता है कि ये और इस पे इशारा किया है शौकत तरीन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जाके बात करेंगे। और मेरा ख्याल है कि भले इसमें ताखीर होगी है, ये बात पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब अगर हुकूमत जो है वो बात करती है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी अपोजिशन से कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है ये बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज को तो एक साइड पे छोड़े, क्योंकि लेकिन डॉक्टर साहब आपने चूंकि अपने व्हाट्सएप के नंबर पे इमरान खान साहब के साथ एक तस्वीर लगाई हुई है, मुझे उम्मीद है कि आपकी बड़ी अच्छी उनके साथ है अंडरस्टैंडिंग। सर एक उनसे रिक्वेस्ट करें ना, देखें आप गवर्नेंस को और ये जो अकाउंटेबिलिटी है इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अलग अलग कर दें। अकाउंटेबिलिटी जारी रखें, जो करप्ट है उसके खिलाफ काम करें, आपको इतराज नहीं है, लेकिन गवर्नेंस को बेहतर करें और गवर्नेंस के लिए जो चीजें जरूरी हैं अपोजिशन को भी साथ में लाएं। इन दो चीजों को अगर हम अलग अलग कर लें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती चीजें। देखिए अगर जो शौकत तरीन साहब की स्टेटमेंट है वो जाहिर है कि उन्होंने हवा में नहीं छोड़ी है। तो अगर वो कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं तो उन्होंने किसी जगह पे कंसल्ट करके ही ये स्टेटमेंट जो है वो दी होगी। तो जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि काफी हद तक ये इदराक जो है वो आ रहा है कि गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, यानी वो जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो अदारे जो भी कर रहे हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है वो तो बहरहाल हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। वो हाँ पीटीआई की गवर्नमेंट हो यहाँ पे सेंटर में या पीपल्स पार्टी सिंध में हो, ये सारी जमातों को अब 2-2.5 साल के बाद वोट लेने के लिए अवाम के पास जाना है। तो अवाम जो है वो इनकी परफॉर्मेंस को जांच के ही वोट देंगे। और जाहिर है कि ये एक ऐसा वो है जरूरत है हुकूमतों की अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, जिसपे कोई दो राय नहीं। अच्छा सर, बजट आपको पता है कि आने वाला है, सेकंड वीक में है बजट की अनाउंसमेंट। और देखिए सिविल सर्विस रिफॉर्म्स सर बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट इशू है पाकिस्तान के अंदर। अगर हमने गवर्नेंस को भी बेहतर करना है तो वो जो गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने की मशीनरी है, जब तक उसको फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। तो ये जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स है सर, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही? मुतअद्दिद कमेटियां बनी, डॉक्टर निशिल साहब हर कमेटी में आ जाते हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पे सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आगे नहीं बढ़ रही। तो आप क्या समझते हैं, क्या सजेशन है आपकी कि ये बात जो है इस पे आगे बढ़ सके? इस पे मेरा ख्याल आपको एक सेशन डॉक्टर निशिल साहब के साथ करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस दफा वो काफी सक्सेसफुल हैं। अगर मैं उनके पहले 2 सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स और इसको देखूं तो जो एक मेजर फर्क है, पहले 2 में वो कोशिश कर रहे होते थे कि एक बड़ी चीज बना के और उस बड़ी चीज को अप्रूव करवाने की कोशिश करें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इस दफा जो एक नमाया फर्क देखने में आ रहा है वो ये है कि डॉक्टर साहब पीस मील में छोटी छोटी चीजें जो है बड़े गैर विजिबल तरीके से वो कबीना से अप्रूव करवाते चले जा रहे हैं। तो अगर आप उनको अभी तक की जो कबीना ने सिविल सर्विस रिफॉर्म के तहत जो मुख्तलिफ चीजें अप्रूव की हैं, अगर आप उनका बल्कि उसके पे एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करें आप अपने अखबार के लिए, तो आपको लगेगा कि एक बड़ा सब्सटेंशियल चंक जो है वो बगैर गैर महसूस तरीके से वो अप्रूव हो चुका है। भले उसमें
जो कंपटीशन एग्जाम है उसके जो नए फॉर्मेट है उसकी आप देख लें, उसमें ये एलोकेशंस कैसे होंगी, उसमें जो नॉन परफॉर्मर्स हैं उनको रिडंडेंट कैसे किया जाएगा, उसमें जो है इसका प्रमोशन का क्राइटेरिया जो है वो क्या बन रहा होगा, पे एंड पेंशन कमेटी वो भी नरगिस सेठी साहबा काफी क्लोजली काम कर रही हैं डॉक्टर साहब के साथ। तो ये सारी चीजें इस वक्त पीस मील में निकल रही हैं। तो जब आप जिक्सा पजल के जो छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि एक बड़ी तस्वीर बनती चली जा रही है। और ये शायद इसको छोटा छोटा इसलिए किया जा रहा है कि जब आप बड़ी चीज करने की कोशिश करते हैं तो सब सिविल सर्विस रिफॉर्म में सबसे पहले कौन हिट होगा? सिविल सर्वेंट हिट होता है। अगर आप आज बात करते हैं कंट्रीब्यूटरी पेंशन की तो जो न्यू एंट्रेंट्स हैं वो उसको रेजिस्ट करेंगे। अगर आप बात करते हैं जो उसकी पेंशन की एज बढ़ा देने की, सॉरी रिटायरमेंट की एज बढ़ा देने की, तो जो आपका मिडिल टीयर है जो इस वक्त 19वें 20वें ग्रेड में बैठे हैं वो रेजिस्ट करेंगे, 21-22 वाले को तो इस पे फायदा होगा। तो इस वक्त विद इन सिविल सर्विस भी आपके मुख्तलिफ ग्रुप्स होंगे जो उनको मुख्तलिफ रिफॉर्म जो है वो हिट करेंगी और वहां से इनर्शिया आएगा, वहां से रेजिस्टेंस आएगी। तो ये जो पीस मील में हो रही है, मेरा ख्याल है कि ये बाय द एंड ऑफ दिस टनल ये एक बड़ी पिक्चर आपको सामने नजर आ रही होगी जो कि काफी देर पा होगी। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, बुनियादी तौर पे जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का है, आप ये नहीं समझते कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट का साइज है उसको कम करने की जरूरत है ताकि वो एफिशिएंट हो? और आपने ये भी देखा कि इस पे भी काम किया जा रहा है कि मुख्तलिफ डिविजन्स को जो है वो मर्ज किया जाए। ये भी आपने देखा कि बहुत सी ऐसे, यानी आप कबीना ने पे ये डिस्कशन ऑलरेडी हो गई, अप्रूव हो गई कि वो सीटें, सरकारी सीटें जो कि 1 साल या उससे ज्यादा अरसे के लिए खाली पड़ी हैं, उन पे नई रिक्रूटमेंट जो है वो ना की जाए ताकि आपका जो एग्जिस्टिंग सरप्लस पूल है आप उसी से काम करें, काम लें। तो जो मैं कह रहा था कि ये चीजें छोटी छोटी आपको होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन टाइम, जब बड़ी पिक्चर बनने में टाइम लग रहा होगा। अच्छा, एक और खास बात सर, अभी जो डिप्लोमेट्स से प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया है सर, उसमें ये बजाय इसके कि हम डर्टी लेनन अपना पब्लिकली करें साफ, ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि उनसे इन कैमरा जो है वो डिस्कशन कर ली जाती? इससे डिमोरलाइज नहीं होगी फॉरेन सर्विस? मैं तो समझता हूँ डिप्लोमेट्स बड़े इससे परटर्ब्ड और बड़े डिस्टर्ब हुए। जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। इसको इन कैमरा डिस्कशन होनी चाहिए थी। शायद इसके बाद में एक मीडिया रिलीज जो है, प्रेस रिलीज एक मैयट किस्म की वो दे दी जाती बजाय इसके कि इसको इस तरीके से ऑनलाइन ओपन हाउस मीटिंग के तौर पे किया जाता। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको कि आपको इन हाउस पहले इन कैमरा सॉर्ट आउट करना ज़्यादा चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन है बड़ा क्रिटिकल। ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर मैं देखता हूँ, पिछले 20-22 साल से मैं भी कवर कर रहा हूँ, ये बूम बस्ट साइकिल है। थोड़ी सी बढ़ती है, स्टेबलाइजेशन के नाम पे फिर सप्रेस करते हैं हम, फिर ग्रोथ की तरफ जाते हैं, फिर वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, ट्विन डेफिसिट सामने आने शुरू हो जाते हैं। इसका हल क्या है? इस पर दो चीजें आपको मेरा ख्याल समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि जो हमारी ग्रोथ है वो मेनली कंजम्पशन लेड ग्रोथ है। आप देखिए कि आपकी जितनी दफा भी ग्रोथ आई है वो कंज्यूमर लेड ग्रोथ होती है, और कंज्यूमर में भी डोमेस्टिक कंज्यूमर जो इंडिविजुअल है उससे होती है। और जब इंडिविजुअल कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो सेविंग जो है, सेविंग टू जीडीपी रेशो वो कम होती चली जाती है। शौकत अजीज साहब के जमाने में भी जब ग्रोथ आई थी तो उसमें क्या हुआ था, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आपको लीज पे गाड़ियां मिलना शुरू हो गई, लीज पे हर चीज मिलना शुरू हो गई, तो आपकी सेविंग जो है वो कम हो जाती है और आपकी ग्रोथ जो है वो आपको नजर आती है। दूसरी जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम जितनी दफा भी IMF प्रोग्राम में गए, भले वो पिछला प्रोग्राम जो कि वाहिद प्रोग्राम है हमारी इस माजी करीब में जो कि कंप्लीट हुआ, वो हो या कोई भी हो, तो वो IMF प्रोग्राम जो है वो इलेक्शन ईयर से एन 1 साल पहले खत्म हो जाता है। हुकूमत 5 साल के लिए आती है, 5 साल की हुकूमत जो है वो 3 साल का IMF प्रोग्राम जो है वो ले लेती है, 3 साल खत्म होते हैं और उसके बाद इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो पिछली हुकूमत ने भी, आप देखिए कि जब तक IMF प्रोग्राम में थे, ऑस्टेरिटी मेजर्स भी चल रहे थे, आपके सारे इंडिकेटर्स जो थे वो भी बड़े अच्छे जा रहे थे, अभी भी पहले खत्म हो रहे हैं। तो वो यानी ये एक स्ट्रक्चर फ्लॉ है ना, कि या तो क्योंकि हुकूमत को आते ही IMF जाना पड़ता है, ये वाला जो है ये तो फिर भी
साल पहले खत्म होगा, तो वो जो 2 साल पहले का अरसा मिल जाता है उसमें 2 सालों में फिर हुकूमत कोशिश करती है अपने वोटर्स को प्लीज करने की। तो अगर आपको याद हो मुस्लिम लीग का जो छठा बजट है, तो क्या एज ए इकोनॉमिक रिपोर्टर आप समझते हैं कि वो रियलिस्टिक बजट था? उसमें जो टैक्स कंसेशन एकदम से दे दी गई थी उसमें बाकी तो वो बिल्कुल रियलिस्टिक बजट नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शन ईयर था, ये करना मजबूरी थी उस वक्त भी उस हुकूमत की। तो ये एक और फैक्टर है कि आप IMF प्रोग्राम में जाके वो कड़वी गोलियां भी निगल लेते हैं, 100 प्याज भी खा लेते हैं, और उसके बाद फिर इलेक्शन ईयर आता है तो बैक टू स्क्वायर वन, और जो भी अगले इलेक्शन के बाद हुकूमत आती है वो दोबारा से उसी फिस्कल डेफिसिट को और उसी करंट अकाउंट डेफिसिट को और वही फॉरेन एक्सचेंज ना होने का रोना लेके वो दोबारा से IMF प्रोग्राम में जाती है। जब तक ये साइकिल नहीं टूटता है, मेरा ख्याल है जो बूम एंड बस्ट साइकिल आप बात कर रहे हैं उससे निकलना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। तो हमें एज ए कौम थोड़ा सा अपने ऊपर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि हम किस तरीके से ये जो पूरे 5 साल कोई भी यानी कंसिस्टेंटली उसको फॉलो कर ले, ताकि जो अगले 5 साल है वो बेहतर गुजरे। वरना ये म्यूजिकल चेयर का सिलसिला जो है बदकिस्मती से जारी रहेगा। लेकिन हैविंग सेड इट, आई एम क्वाइट पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमी। ये जो कोविड ने एक चीज हमें जो सिल्वर लाइनिंग दी है वो ये दी है कि इस वक्त हमें ऑनलाइन चीजें करना आ गई। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हमने, अदरवाइज शायद हमें 20 साल लगते हैं इन सारी चीजों को अडेप्ट करने में। STPI जिस अदारे को मैं चला रहा हूँ, पिछले 1.5 साल से हम तकरीबन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और हमारा काम बड़ा है, कम नहीं हुआ है। आप इस वक्त मेरे साथ ये ऑनलाइन चीजें कर रहे हैं, ऑनलाइन मेडिसिन, ऑनलाइन हेल्थ, ऑनलाइन बिजनेसेस। अगर मैं एज ए यंग एंटरप्रेन्योर कारोबार शुरू करना चाहूँ आम हालात में, तो मेरे पास जो लिक्विडिटी होगी वो मैं दुकान की पगड़ी दे दूंगा या शोरूम की पगड़ी दे दूंगा, या मैं बिजनेस की वो जगह की 1 साल का रेंट दे दूंगा और उसके बाद मैं खाली हो जाऊंगा। अब आप देखिए कि ऑनलाइन लोगों ने केटरिंग के बिजनेस, हर तरह का बिजनेस जो ऑनलाइन शुरू कर दिया है। तो ये एक मुझे रे ऑफ होप नजर आ रही है। चाइना के साथ आप 5G एक्सपेरिमेंट करने वाले ममालिक में शामिल हैं। अगले साल इंशाल्लाह आप देखिएगा कि यहाँ पे 5G का जो रोल आउट है एक्सपेरिमेंटल, पाकिस्तान के उन ममालिक में शामिल होगा जिसपे कि ये हो रहा होगा। तो आपके पास अगर 5G है, आपके पास पढ़े लिखे नौजवान है, आपके पास वन ऑफ द लार्जेस्ट डेंसिटी, टेली डेंसिटी जो है वो है, और आपके पास ऑनलाइन चीजों पे काम करने का तजर्बा है, तो मेरा ख्याल है कि ये वो चीजें हैं जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी हैं, और ये हमारे पास एक रे ऑफ होप है इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं फिर आप सजेस्ट ये कर रहे हैं कि जो मुझे समझ रही है कि क्या हमें IMF का 23वां प्रोग्राम लेना चाहिए, ताकि वो अगर हम लें तो फिर अगली भी जो गवर्नमेंट आएगी उसका पहला साल जो है वो IMF के प्रोग्राम के अंदर ही होगा? आइडियली तो हमें कंसिस्टेंट रहना है। हम जो, क्योंकि ये IMF जो कुछ 4-5 चीजें कह रहा है ये तो हमारे अपने फायदे में है ना, उसकी पेसिंग और उसकी सीक्वेंसिंग जो है उस पर हमें फर्म होके निगोशिएट करना चाहिए। लेकिन एनर्जी सेक्टर डेट हमें कम करना है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है उनका नुकसान हमें कम करना है, जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लेके आना है। ये 3 चीजों पे तो कोई दो राय नहीं कि आप ना करें। टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ हमें जाना है ताकि सब्सिडी जो है वो मुस्तहक तक पहुंच सके। सोशल प्रोटेक्शन को हमें इम्प्रूव करना है। तो ये 4-5 चीजें प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? प्राइवेटाइजेशन भी हमें करनी चाहिए। वो जो लास्ट मेकिंग सेक्टर है उसको इम्प्रूव करना प्राइवेटाइजेशन ही है ना। तो ये IMF हो या ना हो, इन 4-5 जो रिश्ते हुए नासूरों को जब तक आप नहीं मरहम लगाएंगे, मुल्क की इकोनॉमी में एक तरफ आप कमाते जाएंगे, दूसरी तरफ आप इन चीजों पे लुटाते चले जाएंगे। आपको पता है जब तक स्टिक ऊपर ना हो हम काम नहीं करते इस तरह का। हम टाइट उस टाइम करते हैं जब हमें मजबूरी हो। देखते हैं, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि अभी क्या होगा, लेकिन अगर ये कोविड की 3rd फेज की वजह से थोड़ा सा IMF का प्रोग्राम लिंगर ऑन होता है तो हो सकता है कि इसका जो दौरानिया है वो बढ़ जाए। और अगर दौरानिया बढ़ जाता है तो वो जो मैं बात कर रहा था कि इलेक्शन ईयर में एकदम से आके स्पेंडिंग स्प्री वो करना मुमकिन नहीं होगा। तो वो ऑस्टेरिटी पोलिटिकली तो PTI हुकूमत के लिए नुकसानदेह होगी, लेकिन इकोनॉमी के लिए शायद वो एक बेहतर सिचुएशन बन जाए। लेकिन डॉक्टर साहब एक आखिरी बात, आप ये नहीं समझते कि ये जो आप और प्लानिंग कमीशन में भी है आप, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो अथॉरिटी है, अगर हम इसमें कोई इनेबलिंग लॉज और इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें तो जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर भी अगर शामिल कर ले तो ये गैप जो है ये ब्रिज किया जा सकता है।
मैं मेहताब आपको दोबारा यही दोहराना चाह रहा था कि हमारा प्राइवेट सेक्टर एक सब्सिडी और रिबेट माइंडसेट से बाहर नहीं आ रहा। प्राइवेट सेक्टर से जब भी बात करते हैं तो वो आपको रिबेट की बात सुनाते हैं, वो सब्सिडी की बात सुनाते हैं। ये नहीं कि सियालकोट मेरा शहर है और मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन वो जो सियालकोट के ताजिर की स्पिरिट है, जब तक वो मल्टीप्लाई नहीं होती है, उन्होंने अपने एयरपोर्ट बना लिए, अपनी सड़कें बना ली, जो चीज उनको हुकूमत से चाहिए जब वो नहीं मिलती वो अपनी बना के बैठ जाते हैं कि अच्छा चीज हमने बना ली, आगे काम करने दें। तो जब तक आप उस माइंडसेट में नहीं जाते हैं तब तक शायद मुश्किल हो जाएगा हमारा प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप जिसकी हम बात करते हैं उसको लेके आगे चलना। सब्सिडी की जो एक डेफिनेशन है वो सब्सिडी इज कॉस्ट ऑफ इनएफिशिएंसीज। तो जो आपका इनएफिशिएंट सिस्टम है उसको पूरा करने के लिए आप सब्सिडी दे रहे होते हैं। तो जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलते उस माइंडसेट से, तब तक शायद बहुत ज्यादा कारआमद नहीं होगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लेकिन इस पे हमें काम करना है, दोनों तरफ करना होगा। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया, और इस उम्मीद के साथ कि आइंदा भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आप हमारे नाज़रीन के लिए हमारे साथ जो है वो शामिल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। सब ने थैंक यू सर।